बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मीन फ्री पाथ है, जो कि PHY 304 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक हिस्सा है। मीन फ्री पाथ असल में एवरेज डिस्टेंस होता है पर कोलिजन। मतलब ये कि अगर हम मीन फ्री पाथ को देखना चाहें तो इट कैन बी डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस कवर्ड फॉर ईच कोलिजन। अगर हम देखें कि मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन अ कंटेनर आर इन रैंडम मोशन, अगर वो रैंडम मोशन में हो तो लाजमी तौर पे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने की सूरत में वो अपना पाथ चेंज करेंगे। अब अगर तो ये आइडियल गैस हो तो हम आइडियल गैस की सूरत में ये कहते हैं कि देयर इज़ नो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी वो पॉइंट मासेस हैं, और पॉइंट मासेस की सूरत में हमारे पास जो टोटल साइज ऑफ द मॉलिक्यूल होता है दैट कैन बी निगलेक्टेड, हम उसको ज़ीरो वॉल्यूम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कभी नहीं टकराएगा। लेकिन ये भी जानते हैं कि रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज दे हैव सर्टन साइज, और वो अपने पाथ में आए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराते भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन के दरमियान फासला, वो हमारे पास उसका जो एवरेज अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वो मीन फ्री पाथ कहलाएगा। यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो मैंने यहाँ पे रेड कलर में शो किया है, उसको अगर हम सपोज करें कि ये D1 ट्रैवल करने के बाद इस मॉलिक्यूल के साथ टकराता है, और उसके बाद अगली कोलिजन D2 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इस मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहा है, फिर D3 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इस मॉलिक्यूल से टकराने के बाद D4 डिस्टेंस, और फिर D5 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो इस मॉलिक्यूल से टकरा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जाते हुए वो मुख्तलिफ फासला तय करेगा, हर दफ़ा वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा। तो अगर हमने टोटल एवरेज डिस्टेंस निकालना हो फॉर ईच कोलिजन, तो हम जैसे हमने पिछले टॉपिक में मीन की डेफिनेशन पढ़ी थी या एवरेज निकालने का तरीका देखा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि तमाम डिस्टेंसेस को एडअप करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ़ कोलिजन से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कोलिजन हैं, और उस दौरान में उसने D1 D2 D3 D4 और D5 कोलिजन के दौरान उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से हम मीन फ्री पाथ कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये हमारे पास मीन फ्री पाथ निकालने का एक तरीका होगा। लेकिन हम जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस की वेरिएशन होती है कि हम अलग-अलग डिस्टेंसेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक नई अप्रोच यूज़ करेंगे, जो हम पहले भी एक आर्टिकल में यूज़ कर चुके हैं, कि जब एक मॉलिक्यूल मूव करता है तो वो उसका इफ़ेक्टिव डायामीटर कितना होता है, यानी वो कितने डायामीटर में या कितने एरिया में वो दूसरे मॉलिक्यूल को इफ़ेक्ट कर सकता है या दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये देखने के लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि मीन फ्री पाथ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब अगर देखा जाए तो मीन फ्री पाथ डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर, कि जितने गैस कंटेनर में मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज़्यादा होंगे उतना ही मीन फ्री पाथ कम होता जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अगर कम है, इस वजह से कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो लाजमी तौर पे कोलिजन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे जल्दी। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको उर्फ़े आम में डेंसिटी भी कह सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा होगी मीन फ्री पाथ उतना ही स्मॉल होगा। इसी तरह साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल और इफ़ेक्टिव डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि अगर आप उसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो दैट विल डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज़ 4/3 πr³। और अगर हम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू πr²। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब गुज़रता है, तो अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हो और दूसरा मॉलिक्यूल उसके करीब आए इतना कि उनके दरमियान डिस्टेंस
उनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस इनके डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल के दरमियान हो, तो वो हर उस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा जो यहाँ पे या यहाँ पे आ रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 2d डिस्टेंस होगा, यानी ये अगर हम इसको कंसिडर कर लें कि ये r हो, अल्टीमेटली ये r प्लस आर डी, और इसी तरीके से ये 2d हमारे पास टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस 2d हमारे पास ऐसा एरिया होगा जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल का सेंटर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि उसके साथ कोलिजन होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास इसका इफ़ेक्टिव डायमीटर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का अपना डायमीटर तो कहा जा सकता है 2d है, d है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्टिव एरिया होगा, उस एरिया का, सर्कुलर एरिया का जो डायमीटर होगा वो 2d होगा, या हम ये कह सकते हैं कि उसका रेडियस हमारे पास d के बराबर होगा अगर वो उसके साथ उसके रास्ते में कोई भी मॉलिक्यूल दूसरा आता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम अप्रोच यूज़ करेंगे कि वी विल कंसीडर दैट कि हमारे पास मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करने के लिए हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूल इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि जब वो एक दूसरे के साथ दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस अगर d हो जाता है तो उस सूरत में वो एक दूसरे के साथ लाजमी तौर पे कोलाइड करेंगे। अगर डिस्टेंस इससे कम हो जाता है तो इसका मतलब पूरा हमारे पास वो एरिया जिसमें टोटल जिसका रेडियस d के बराबर बनेगा, उसके अंदर अगर कोई भी मॉलिक्यूल आए, किसी भी साइज़ का मॉलिक्यूल आ जाए, तो वो उसके साथ कोलाइड ज़रूर करेगा। इसी अप्रोच को यूज़ करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि वी हैव अ मॉलिक्यूल मूविंग इन द गैस, और वो मॉलिक्यूल का साइज़ हम d, उसका जो उस मॉलिक्यूल का जो साइज़ कंसिडर कर लेते हैं, वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि उसका रेडियस d के बराबर है और वो मूव कर रहा है इन मॉलिक्यूल्स हैविंग पॉइंट मासेस। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम सपोज कर लेंगे कि स्वाय उस मूविंग मॉलिक्यूल के बाकी तमाम मॉलिक्यूल स्टेशनरी हैं और वो पॉइंट मासेस पर मुश्तमिल हैं। तो ऐसी सूरत में हम उसका जो इफ़ेक्टिव क्रॉस सेक्शन होगा वो हमारे पास उसका डायमीटर 2d के बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2d के बराबर उसका इफ़ेक्टिव क्रॉस सेक्शनल डायमीटर बन जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में उसका जो रेडियस होगा वो d के बराबर हो जाएगा, यानी एक मॉलिक्यूल का डायमीटर डिफरेंट चीज़ है, उसके इफ़ेक्टिव एरिया का डायमीटर डिफरेंट चीज़ है। अगर हम डायमीटर की बात करेंगे मॉलिक्यूल की, वो अगर हम d कह रहे हैं, तो अगर हम बात कर रहे हो इफ़ेक्टिव क्रॉस सेक्शन की, उसका डायमीटर हमारे पास 2d के बराबर बनता है। होप ये आइडिया आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है जिसका इफ़ेक्टिव डायमीटर 2d है, यानी इसका रेडियस d के बराबर है, और ये मूव कर रहा है इन ए स्ट्रेट पाथ इस तरीके से कि ये एक सिलेंडर ट्रेस करेगा। अब अगर ये सिलेंडर, ये हमारे पास वो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो इफ़ेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर ए मॉलिक्यूल है, और हमने कहा कि बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे हैं और वो रेस्ट पे मॉलिक्यूल पॉइंट मासेस के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी इनका अपना वॉल्यूम ज़ीरो कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये अगर रास्ते में आएंगे तो इसका मतलब इनकी कोलिजन होना ज़रूरी है, यानी कोई भी पॉइंट मास जो इस सिलेंडर के इस किनारे पर होगा या निचले किनारे पर होगा, दोनों सूरतों में कोलिजन होगी। इट मीन्स, क्योंकि हमने इसको पॉइंट मास लिया है, ना कि पूरा मॉलिक्यूल हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं इन टाइम t द सर्कल वुड स्वीप आउट द वॉल्यूम शोन एंड द नंबर ऑफ कोलिजन्स कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट वर इन दैट वॉल्यूम। यानी उस वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होने हैं उन तमाम ने इस मॉलिक्यूल के साथ टकराना है, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल मूव करेगा इस डायरेक्शन में तो रास्ते में आने वाले तमाम मॉलिक्यूल के साथ ये टकराएगा।
लेकिन उन मॉलिक्यूल्स के साथ जो इस वॉल्यूम के अंदर होंगे, यानी जिनका सेंटर इन मॉलिक्यूल के अंदर होगा। इस तमाम डिस्कशन में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि हम मॉलिक्यूल को एक हार्ड स्फीयर की तरह ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तमाम मॉलिक्यूल्स को हमने हार्ड स्फीयर लेना चाहिए, लेकिन हम अप्रोच ये यूज़ कर रहे हैं कि जो मूविंग मॉलिक्यूल है उसको हमने हार्ड स्फीयर ऑफ डायमीटर 2D ले लिया, जबकि बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स को हमने पॉइंट लगा दिया कि यहाँ पे उनके सेंटर हो सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास सिचुएशन बनती है एक सिलेंडर की फॉर्म में। तो यहाँ पे NV इज़ दी मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के साथ हम उसको डिनोट कर रहे हैं, यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम NV के साथ डिनोट कर रहे हैं, जबकि इस सिलेंडर का जो एरिया बनता है वो πd² बनता है। और अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल v बार हो तो उस सूरत में द डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t विल बी इक्वल टू v बार इंटू t, यानी v एवरेज इंटू t हमारे पास इसका डिस्टेंस कवर्ड होगा इन दी टाइम t। अब हम आते हैं कि अगर हमने मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना हो तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कोलिजन हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल उसका डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करेंगे। तो उस सूरत में हम उनको डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारे पास मीन फ्री पाथ निकल आएगा। अब टोटल डिस्टेंस कवर निकालने के लिए हम जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि द मॉलिक्यूल हैव एवरेज वेलोसिटी v बार एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज़ v बार इंटू t। अब मॉलिक्यूल कितने उसके साथ रास्ते में टकराए उस डिस्टेंस को ट्रैवल करते हुए, वो लाजमी तौर पे वो तमाम मॉलिक्यूल्स होंगे जो उस वॉल्यूम के अंदर मौजूद हैं। अब चूँकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम NV है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया, और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम इंट्रैक्शन के उस टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा या वो वॉल्यूम कितना बनेगा जो वो मॉलिक्यूल जिसका डायमीटर हम एज्यूम कर रहे हैं 2D है वो ट्रैवर्स करेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू πd² इंटू VT, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो ये हमारे पास πd² इंटू v बार t के बराबर आ जाएगा। और अब इस वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे तो वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, तो ये टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम। अब यहाँ से v बार इंटू टी यहाँ भी है, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी v बार इंटू टी है, ये कट जाएंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 1/πd² इंटू NV। ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल मीन फ्री पाथ हमने एस्टिमेट किया, इसके अंदर हमने दो चीज़ें डिनोट की। एक हमने कहा कि जो रास्ते में मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं दे आर एट रेस्ट, लेकिन अगर देखा जाए तो दे आर नॉट एट रेस्ट। और दूसरा हमने एज्यूम किया कि वो हार्ड स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है। एक्चुअल में मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर की तरह बिहेव नहीं करता, लेकिन हम क्लोज अजम्पशन के तौर पे उसको हार्ड स्फीयर ले सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम होगी कि अगर एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल भी इस तरफ आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि इसको जितनी देर में इसके साथ कोलाइड करना था वो टाइम थोड़ा होगा जब दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, या दोनों अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो कोलिजन के लिए टाइम बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास एवरेज स्पीड की बजाय यहाँ पे हमें चाहिए था एवरेज रिलेटिव स्पीड, यानी हम यहाँ पे एवरेज रिलेटिव स्पीड को देखना चाहिए था, ना कि हमें ये कंसिडर करके कि जो मॉलिक्यूल का सेंटर है वो अपनी जगह पे रेस्ट पे है, क्योंकि इससे हमारे पास वो टाइम वेरी कर जाता। अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रहे होते तो टाइम कम लगता कोलिजन पर कोलिजन, और अगर एक डायरेक्शन एक में जा रहे होते तो टाइम ज़्यादा लगता पर कोलिजन। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन हम उस सूरत में कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का जिक्र करें बजाय इसके कि हम सिर्फ एवरेज वेलोसिटी की बात करें। तो एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो अब हम इसको रिफ़ाइन करने जा रहे हैं मीन फ्री पाथ के फार्मूले को। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करें कि वी हैव टू मॉलिक्यूल्स विद रैंडम
ओरिएंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक हमारे पास वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल हमारे पास जो वेलोसिटी v1 के साथ जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल वेलोसिटी v2 के साथ जा रहा है। अगर हम इनकी रिलेटिव स्पीड निकालना चाहें तो उसके लिए हमें v1 माइनस v2 कैलकुलेट करना होगा। अगर हम इसको वेक्टरली करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो v रिलेटिव विल बी इक्वल टू v1 माइनस v2, और रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमने v2 का नेगेटिव वेक्टर लिया और फिर उसको ऐड किया। तो ये हमारे पास जो रेड कलर में इस वक्त एरो नज़र आ रहा है डॉटेड, ये जाहिर कर रहा है कि ये हमारे पास एवरेज रिलेटिव स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे v1 बार और v1 वेक्टर और v2 वेक्टर हमने एवरेज स्पीड के तौर पे जब लेंगे तो इनको आपस में बराबर रखा जा सकेगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी विद इटसेल्फ। यानी हम रिलेटिव स्पीड की मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें वेक्टर की, जैसे हम आमतौर पे करते हैं कि वेक्टर की अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो a डॉट a अंडर रूट ले लेते हैं, तो उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो वो हमारे पास उसके बाद स्क्वायर रूट ले लें तो वो रिलेटिव स्पीड की मैग्नीट्यूड निकल आती है। तो अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू v1 माइनस v2 और v1 माइनस v2 वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ये हमारे पास टर्म आ गई 3। अब इन 3 टर्म में अगर इस टर्म को देखा जाए तो v1 डॉट v2 है। चूँकि हमने कहा कि रैंडम ओरिएंटेशन है और रैंडम ओरिएंटेशन में इस v1 और v2 के दरमियान एंगल 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको हम डिटरमिन ही नहीं कर सकते। हम सिंप्लिसिटी के लिए इनको इस टर्म को इग्नोर कर देते हैं कि क्योंकि बहुत सारी टर्म में अगर ये 0 है तो ये प्लस v1 v2 आएगा, तो बहुत सारी टर्म में ये 180 होगा तो माइनस v1 v2 आ जाएगा, और अल्टीमेटली अगर 90 का एंगल हो जाएगा तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब और रैंडमनेस की वजह से हम इस टर्म को 0 ले लेते हैं। अगर हम इस टर्म को 0 ले लें तो उस सूरत में हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड बचती है वो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के बराबर बनती है। अगर ये हमारे पास v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर में टर्म को देखें, v1 और v2 चूँकि हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटीज़ की बात कर रहे हैं तो इसलिए v1 और v2 को आपस में बराबर लिया जा सकता है। तो ये आ जाएगा 2v बार अंडर रूट, और 2v बार अंडर रूट को हम 2 अंडर रूट इंटू v लिख सकते हैं, क्योंकि 2v बार अंडर स्क्वायर अंडर रूट के बराबर होना है, तो इसलिए 2 अंडर रूट इंटू v लिखा जा सकता है। यानी हमने v1 को भी v बार लिख दिया और v2 को भी v बार लिख दिया, बिकॉज ऑफ वी आर टेकिंग एवरेज। तो ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड का फार्मूला निकला है। अब रिलेटिव स्पीड निकालने के बाद हमारा काम सिर्फ इतना होगा कि जहाँ पे हमने एवरेज स्पीड ली थी वहाँ पे हम प्लग इन कर दें रिलेटिव एवरेज स्पीड। तो अब एवरेज रिलेटिव स्पीड को जब हम इसमें मीन फ्री पाथ में पुट करते हैं, यानी जो हमारे पास फार्मूला था v बार इंटू टी के बाद कैलकुलेट हमने किया 1/πd² इंटू NV, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था कि ये πd² v बार की जगह 2 अंडर रूट इंटू v बार, यानी v बार की जगह पे हमें लिखना चाहिए था 2 अंडर रूट इंटू v। तो ऐसी सूरत में जो लेमडा की वैल्यू निकलती वो हमारे पास आ जाती 1/2 अंडर रूट πd² इंटू NV। तो हम ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ कोलिजन इज़ 2 अंडर रूट टाइम, 2 अंडर रूट मीन 1.41 आई थिंक, तो टाइम्स दी नंबर विद दी स्टेशनरी टारगेट। यानी अगर हम टारगेट्स को स्टेशनरी रखें उसकी निस्बत जब वो टारगेट भी मूव कर रहे होंगे रैंडमली तो कोलिजन की तादाद बढ़ जाती है, वो तकरीबन 2 अंडर रूट टाइम यानी 1.4 टाइम तकरीबन ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से लैम्डा यानी मीन फ्री पाथ हमारे पास बन जाता है 1/2 अंडर रूट πd² NV के बराबर। अब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम एवोगाड्रोस लॉ और आइडियल गैस लॉज। एवोगाड्रो लॉ क्या है कि हर मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एवोगाड्रो नंबर। और वो कैलकुलेट करने के लिए NV अगर हम लें तो N इंटू NA ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे इन n मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम करते हैं तो ये हमारे पास एन वी की वैल्यू आ जाती है। अब अगर देखा जाए पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी होता है तो वी विल बी इक्वल टू एन आर टी ओवर पी, तो यहाँ पे हम एन इंटू एन ए ओवर एन आर टी इंटू पी लिखते हैं, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच ये पी ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बन जाएगा एन ए इंटू पी ओवर आर टी। तो यहाँ पे एन वी की वैल्यू अगर हम इस फार्मूले में जो ऊपर हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था इसमें अगर हम पुट करते हैं इस एन वी की जगह पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो बन जाता है वो आर टी ओवर 2√पाई डी स्क्वायर एन ए इंटू पी। यहाँ पर ये जो 2√ की टर्म आई थी ये हमने कहा relative motion की वजह से आई थी। It should be noted that this expression for the mean free path of the molecule is derived on the basis of that we treat the molecule as hard sphere whereas real molecule are not। तो ये हमारे पास mean free path कहलाता है। होप आप लोगों को आज का ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम आर्टिकल है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो जो ज़हन में आ रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।